सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर सिर्फ ये है कि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी, और अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी। ध्यान रखिए, वाक्य में अगर सिर्फ कर्ता और क्रिया है तो वो अकर्मक क्रिया ही होगी। कुछ क्रियाएं जो स्वयं पर प्रभाव डालती हैं, जैसे रोना, खाना, सोना, पीना आदि ये क्रियाएं हैं, ये हमेशा अकर्मक होती हैं। वह रोता है, मैं खाता हूँ, तुम पानी पीते हो, तुम कुछ भी काम जो स्वयं जो काम किया जाता हो, जो स्वयं पर जिन क्रियाओं का प्रभाव पड़ता हो, खाना, पीना, सोना, रोना, जो स्वयं क्रियाएं की जाती हैं वो हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि मैं रोता हूँ, अब इसी को अगर हम सकर्मक में बदलें तो मैं अपना रोना रोता हूँ। यहाँ पर रोना एक अपनी व्यथा के लिए प्रयोग किया गया है, तो ऐसे जब प्रयोग किया जाएगा तो वही क्रिया कर्मक से सकर्मक बन जाएगी। लेकिन वैसे आप बात करो कि वह रोता है या बच्चा सोता है या वह दौड़ता है, तो जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर सीधे पड़ेगा वो क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होंगी। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर यह हमें लगता है कि ये सकर्मक क्रियाएं होंगी, जैसे कि बच्चा बिस्तर पर सोता है। अब यहाँ हम जब प्रथम बार वाक्य पढ़ते हैं तो हमें एकदम से लगता है कि बच्चा बिस्तर पर सोता है, तो बच्चा सो रहा है, कहाँ सो रहा है, बिस्तर पर सो रहा है, तो हमें लगता है कि ये कर्म हो रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि बच्चे के सोने से कोई कर्म नहीं हो रहा है। बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, उसके सोने का प्रतिफल बिस्तर पर नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया ही होगी। आपका जो माध्यम है बिस्तर पर जो सोने का है वो माध्यम है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया उड़ने का कार्य कर रही है, उससे कोई कर्म नहीं हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो जो आकाश में उड़ती है, आकाश पर उसके उड़ने का प्रभाव नहीं है, उसका सीधा प्रभाव चिड़िया पर पड़ रहा है। जो क्रिया है वो कर्ता पर अपना प्रभाव डाल रही है, चिड़िया पर अपना प्रभाव डाल रही है, इसलिए वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। बहुत अच्छे से उदाहरण ले लेते हैं। मेरा जूता पैर में काटता है। मेरा जूता पैर में काटता है। अब आप बताएंगे कौन सा ये क्रिया है। आपको अचानक लगेगा कि ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जूता काटने का काम कर रहा है, किस पर कर रहा है, पैर पर कर रहा है। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो पैर है वो किसका है, कर्ता का है। जूता किसको काट रहा है, कर्ता को काट रहा है, तो काटने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर यह क्रिया अकर्मक होगी, सकर्मक नहीं होगी। मेरी लाठी ठक ठक करती है। मेरी लाठी ठक ठक करती है। अब आप ध्यान दीजिए कि ठक ठक की क्रिया क्रिया से अलग नहीं है, वो क्रिया के साथ ही हो रही है, उससे कुछ कर्म नहीं हो रहा, तो यहां पर भी अकर्मक क्रिया ही होगी। जबकि आपको लगेगा कि यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि ठक ठक होने का काम हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ठक ठक होने का काम नहीं हो रहा, वो क्रिया के साथ हो रहा है, उसका कोई प्रतिफल नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर भी अकर्मक क्रिया होगी। तो आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तब अकर्मक क्रिया होती है। और हम जब वाक्य में देखें कि अगर हमें कोई कर्म प्रतीत हो रहा है तो हम ये ध्यान रखें कि इस कर्म का जो प्रभाव है वो क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। एक उदाहरण बहुत सुंदर सा लेते हैं। मेरे माता पिता बाग में टहलते हैं। ध्यान रखिए, कर्ता कौन है, मेरे माता पिता। क्या काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं। कहाँ टहल रहे हैं, बाग में। अब बाग में टहल रहे हैं, उसका क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि क्रिया जो हो रही है बाग में वो कहाँ से कहाँ तक टहल रहे हैं ये हमें स्पष्ट नहीं है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। और यही मैं कहूँ कि मेरे माता पिता बाग तक टहलते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पर स्पष्ट हो गया है कि माता पिता बाग तक टहलते हैं, यानी कि बाग के आने के बाद क्रिया समाप्त हो जाती है, तो क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया होगी। और बाग में टहलते हैं वो अकर्मक क्रिया होगी। बहुत थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को हमें समझना होगा कि कहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है और कब कर्ता पर पड़ रहा है।
कर्ता पर जो प्रभाव पड़ेगा तो वहां अकर्मक क्रिया होगी, और कर्म पर पड़ेगा तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। तो हम ध्यान रखें कि पहले हम देखें कि वाक्य में कर्म कौन सा है, और फिर हम ये देखें कि इस कर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का। यानी कि क्रिया जो है कब तक होगी, वो कर्म का उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये हम देखेंगे। और जब ये स्पष्ट हो जाए कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। अब उदाहरण और ले लें। बच्चा साइकिल तेज चलाता है। बच्चा साइकिल तेज चलाता है। अब चला रहा है क्या, साइकिल, साइकिल चला रहा है। अब यहां पर सिर्फ हमने अब आपको तेज लगा दिया उसमें कि बच्चा साइकिल तेज चलाता है, उसका बच्चा ही चला रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। यहां कर्म नहीं हो रहा, कर्म को हमें नहीं बताया गया वाक्य में, सिर्फ ये बताया कि बच्चा साइकिल तेज चलाता है। अब चाहे वो साइकिल धीमे चलाए या तेज चलाए, उसका जो चलाने की जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। तो ध्यान रखेंगे कि अकर्मक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, और अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसका प्रतिफल जो होता है वो कर्म होता है। तो अगर कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो वो क्रिया सकर्मक होगी। अब यहां पर मैं कह दूं कि मैं विद्यालय साइकिल से जाती हूं, तब यहां पर सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि विद्यालय जाने का जो काम है वो साइकिल के माध्यम से हो रहा है। तो ये क्रिया कब तक होगी, जब तक विद्यालय नहीं आता, इसलिए ये प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया होगी, न कि अकर्मक। तो ऐसी बात हमें ध्यान रखना है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है और कब तक क्रिया हो रही है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे या वाक्य पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले वाक्य में कर्म को पहचानना है, और फिर कर्म पहचान कर हमने ये ध्यान देना है कि उस कर्म पर प्रभाव क्रिया का पड़ रहा है या नहीं। तभी हम ये निश्चित कर पाएंगे कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया होगी। अब हम कहें बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तब भी यह अकर्मक क्रिया ही है, क्योंकि यहां पर कोई कर्म नहीं बताया गया। और इसी वाक्य को जब मैं कहूं बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तब वो सकर्मक क्रिया होगी। तो मैदान का प्रभाव नहीं है, लेकिन यहां पर गेंद का है, क्योंकि वो क्रिया गेंद के माध्यम से हो रही है, इसलिए यहां पर यह सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी से वाक्यों में ये देखना होगा कि कहां पर क्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव कर्ता पर है या कहां पर कर्म पर है। जब कर्म पर प्रभाव है तो वो सकर्मक होगी, अन्यथा वो अकर्मक क्रिया होगी। हम बस से जाते हैं। अब यहां पर देखें, हम बस से जाते हैं, तो यहां पर क्या है, क्रिया क्या है, बस, जाने की क्रिया है, किससे हो रही है, बस से हो रही है। तो यहां पर एक कर्म का माध्यम बस बना हुआ है और कोई माध्यम हमें वाक्य से नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्रिया अकर्मक न होकर के सकर्मक होगी, क्योंकि जो जाने की क्रिया का प्रतिफल हम उसके ही माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो हमें वाक्यों के जो भाव हैं उनको भी समझना होगा, वाक्य के अर्थ को भी समझना होगा, और व्याकरणिक दृष्टि से कर्ता और कर्म को भी समझना होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज का हमें के बारे में बताया जा रहा है, तब वहां पर हम क्रिया के बारे में डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ जो क्रिया है वो आप पढ़ने हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक या अकर्मक। अन्य क्रिया के भेद हैं वो प्रयोग के आधार पर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया के और उदाहरण ले लेते हैं। बच्चा पढ़ता है, अकर्मक क्रिया, क्या पढ़ता है नहीं मालूम। अगर मैं कहूं बच्चा पुस्तक पढ़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। बच्चा लिखता है, अकर्मक क्रिया होगी। बच्चा निबंध लिखता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब मैं कहूं शीला गाती है, अकर्मक क्रिया है। शीला गाना गाती है, सकर्मक क्रिया है। मां कहानी सुनाती है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि वहां पर कहानी है। सुनाने का काम कब तक हो रहा है, जब तक कहानी है। कहानी खत्म होने के बाद सुनाने की क्रिया समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए वहां पर अकर्मक नहीं सकर्मक कहानी है, सकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से हमें सकर्मक और अकर्मक में कर्म के माध्यम से उनको समझना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि इसमें कर्म है लेकिन कर्म नहीं होता। जैसे कि आपको उदाहरण दिया कि तालाब में मछली तैरती हैं। अब मछली तैर रही हैं लेकिन तालाब उनका माध्यम है, वहां पर कर्म नहीं हो रहा, कर्म का क्रिया का प्रतिफल नहीं मिल रहा, इसलिए वो अकर्मक क्रिया होगी।
तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ नहीं मालूम, तो वो अकर्मक क्रिया है। अब कहानी सुनता हूँ, गाना सुनता हूँ, तब वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रियाओं और अकर्मक क्रियाओं में थोड़े से हम शब्दों को भी समझ लें। जहां पर टूट गया, तोड़ दिया, वो सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि वो क्रिया का प्रतिफल है। लेकिन टूट गया, वो अपने आप जो काम हुआ है, वहां पर वो अकर्मक क्रिया होगी। कुछ शब्द अकर्मक होते ही हैं, जैसे आपको हमने शुरुआत में ही बताया कि जो एक कर्ता के द्वारा जो काम किए जाते हैं, जिनका प्रभाव स्वयं पर पड़ता है, वो अकर्मक ही होते हैं। जैसे खाना है, आप खुद ही खाएंगे, सोना है, आप खुद ही सोएंगे, पढ़ना। तो जो ये काम जो स्वयं किए जाएं, वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सोना, रोना, इस तरीके की जो क्रियाएं होंगी वो अकर्मक क्रियाएं होंगी। अकर्मक क्रियाओं को हम सकर्मक क्रियाओं में बदल भी सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण भी दिया था कि मैं रोता हूं, अकर्मक क्रिया है। मैं अपना रोना रोता हूं, तो वो सकर्मक क्रिया में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ग्लास टूट गया तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन ग्लास तोड़ दिया तो वो सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि वो क्रिया किसी के द्वारा की गई है जिसका प्रतिफल ये मिला है। तो हमें क्रिया के प्रतिफल को समझना होगा, और अकर्मक क्रियाओं को इस तरीके से हम सकर्मक क्रियाओं में भी बदल सकते हैं। तो खास तौर से ध्यान देने वाली बात होगी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। यदि कर्ता पर तो अकर्मक क्रिया, और यदि कर्म पर तो वो सकर्मक।